हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकेश तिवारी। सो लेट्स बिगिन नाउ द लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड रिलेशंस एंड फंक्शंस। So today we are going to discuss in this very lecture the term functions, right? In the previous two lectures, you remember what we discussed? We have discussed about the term relations, कि किस तरह से दो सेट्स पे या एक पर्टिकुलर सेट्स पे हम रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, राइट? किस तरह उनको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, और फिर उस पर बेस्ड हमने बहुत तरह के क्वेश्चंस भी किए, जिसमें हमने जाना कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म रिलेशंस। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So today we are going to start the very important topic of the mathematics called functions. So let's begin now. So first of all, we talk about the importance of this topic called functions, right? So please note importance. You can ask or you can raise the question that, sir, what is the importance of this topic for the examinations point of view? Either they are the JEE Mains examinations or their board examinations, right? So here I am going to share the weightage or the significant weightage of this particular chapter called functions. So first of all, in one line you may understand or you should know very well that function is द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। एक लाइन में बच्चों इस बात को समझिए कि अगर इस टॉपिक को आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि फंक्शन जो टॉपिक है आपका, जो आज आप सीखने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इट इज एक्चुअली। फंक्शन इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे बैकबोन कहते हैं, वो आपका फंक्शंस है। Means calculus is all about the functions. Calculus is completely based on the functions. और calculus क्या है? Calculus is the major unit of your syllabus either in board examinations or in JEE Mains or JEE Advanced examinations. क्लियर करिए इन चीज़ों को कि जो हमारा इंटायर सिलेबस है 11th और 12th का JEE एग्जामिनेशंस के लिए या अपने स्कूल और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, उसमें कैलकुलस एक मेजर यूनिट होती है। 3 मेजर यूनिट होती है बच्चों। किसी भी एग्जाम में सक्सेस के लिए, सिलेक्ट होने के लिए ये 3 पर्टिकुलर यूनिट्स अगर आपकी साउंड है, इन पर आपकी मास्टरी है, यू कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस एंड यू कैन डू वेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। व्हाट आर दीज 3 यूनिट्स? अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड थर्ड वन इज द कैलकुलस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलस हियर। तो कैलकुलस इज ए मेजर यूनिट ऑफ योर सिलेबस। 3 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट। जेईई मेंस की बात करते हैं, जेईई एडवांस और योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, राइट? वेल, अगर इन तीनों के सिनेरियो में हम इस टॉपिक को समझें कि इसका क्या एक सिग्निफिकेंट वेटेज है, तो देखिए जरा, अगर हम जेईई मेंस में जाते हैं तो एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हम ये देखते हैं कि कैलकुलस जो यूनिट है वो अप्रोक्सीमेटली इसका वेटेज जो होता है वो 30% होता है। अप्रोक्स यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली 30% वेटेज कंटेन करती है अकेले कैलकुलस इन योर जेईई मेंस पेपर, राइट? अदर यूनिट्स जो है मैंने आपको बताई, ये हमने बात की है कैलकुलस की। इसी तरह से अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनका वेटेज भी अप्रोक्सीमेटली 20% और 20% के अप्रोक्स होता है, राइट? तो इन टोटल अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 40 to 45% इन तीनों यूनिट्स का अकेले वेटेज होता है इन योर जेईई मेंस एग्जामिनेशंस। तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट वेटेज ऑफ ऑल दीज 3 यूनिट्स। बट अकेले हम आज कैलकुलस की बात अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसका अकेले वेटेज ऑलमोस्ट 30% के आसपास होता है, जो स्लाइटली वेरी करता है ईयर टू ईयर, ये कोई फिक्स नहीं होता है, तो स्लाइटली वेरी भी करता है, कई बार 25% होता है, 24% भी होता है, कभी 28% भी होता है, तो इसके अराउंड ये वेटेज रहता है। तो ये बच्चों एक सिग्निफिकेंट वेटेज है इसका कैलकुलस का। और फंक्शन इज द बैकबोन, फंक्शन उसकी रीढ़ की हड्डी है, ये मैंने लिखा हुआ, इसको आप नोट करेंगे, इट इज द बैकबोन ऑफ द कैलकुलस। इन द सेम वे अगर हम जे एडवांस की बात करते हैं तो वहां पर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही वेटेज हमें देखने को मिलता है एवरी ईयर, जो स्लाइटली वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर, राइट, क्योंकि जे एडवांस वैसे भी बहुत ही डिफरेंट टाइप का उसका पैटर्न सिनेरियो रहता है, चीजें उसमें फिक्स नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हम देखते हैं अप्रॉक्स 30% इसका वेटेज होता है। अलजेब्रा की बात करें तो 20 to 25% इसका वेटेज होता है, इसी तरह से कोऑर्डिनेट का भी 20 to 25% वेटेज रहता है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं इन तीनों को मिला के तो 40 to 45%, यस 40 to 45% के अप्रॉक्स इनका एक वेटेज पेपर्स में हमें देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट वेटेज अदर इन जेई मेंस और जे एडवांस। तो जेई एग्जामिनेशंस में अगर हम देखें तो ये इन तीनों यूनिट्स का अकेले 40 to 45% का वेटेज रहता है, और उसमें कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैलकुलस का सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है। मैंने कहा थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें, जो बच्चे बोर्ड ओरिएंटेड हैं उनका अगर हम देखें कैलकुलस का, तो कैलकुलस 35 मार्क्स की वहां पर आती है। कैलकुलस का जो वेटेज है वो 35 मार्क्स का है, जो कि आउट ऑफ 80 अगर मैं देखूं तो ये अप्रॉक्स 44% होता है, राइट। तो यहां पर भी बहुत एक सिग्निफिकेंट वेटेज है। 12th में जो आपका सिलेबस है 12th का, उसमें मेजर पार्ट जो होता है बच्चों वो कैलकुलस का ही होता है, अप्रोक्सीमेटली 44% इट कंटेन। सो हाउ कैन यू स्किप दैट टॉपिक? तो आप इस टॉपिक को स्किप कर भी नहीं सकते, उसको इग्नोर कर भी नहीं सकते, अल्टीमेटली आपको ये सीखना होगा, समझना होगा। सो मेक अप योर माइंड अकॉर्डिंगली, दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन मैथमेटिक्स। और अगर ये अच्छा नहीं है, कैलकुलस अगर आपका ठीक नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो जान लीजिए मैथ्स में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, राइट। कैलकुलस ठीक ना होने से केवल कैलकुलस में ही डिफिकल्टी नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी सारे सिलेबस में, बाकी सारे चैप्टर्स में भी आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन हम सभी जगह करते हैं। और केवल मैथ्स में ही नहीं बच्चों, फिजिक्स में भी कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैक्सिमम मिनिमम है, कि बहुत सारे कंसेप्ट कैलकुलस के हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं, राइट। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आपका ये जो टॉपिक है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम में हो, स्कूल एग्जाम में हो, या फिर जेई एग्जाम में हो, राइट। नॉट ओनली फॉर द मैथमेटिक्स एज वेल एज द फिजिक्स ऑल्सो, फिजिक्स में भी कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज है, और ये इनके सिग्निफिकेंट वेटेज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे, ऑलमोस्ट यही रहते हैं, ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने बताया है, और ये स्लाइटली वेरी कर सकते हैं। ओके, सो मेक अप योर माइंड अकॉर्डिंगली। सो लेट्स बिगिन नाउ, शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि व्हाट अबाउट द फंक्शन। तो यहां तक आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन हियर, फंक्शन इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस जानना है तो फंक्शन को जानना होगा, बिकॉज इट इज अ बैकबोन। सारी कैलकुलस जो होती है, वो पूरी इंटायर कैलकुलस जो है वो फंक्शंस की होती है, फंक्शंस के बारे में भी वहाँ पे एनालिसिस हुआ करती है, राइट, इन द डिफरेंट मैनर। सो व्हाट अबाउट दैट, क्या है ये? लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल, बिकॉज इससे पहले हमने रिलेशंस को डिस्कस किया है और अच्छे से उसको समझा है कि क्या होता है। दो डिफरेंट सेट्स पे या किसी एक पर्टिकुलर सेट्स पे हम रिलेशंस को कैसे समझ रहे थे। रिलेशंस आर डिफाइंड अंडर ए गिवन रूल, बोला था मैंने कि एक प्रॉपर्टी होती है, एक रूल होती है, उस रूल के थ्रू हम रिलेशंस को लिखते हैं, राइट। लेट्स सम एग्जांपल एंड देन वी मेक क्लियर व्हाट अबाउट द फंक्शन, कि रिलेशंस के बाद फंक्शन क्या चीज़ होती है। अभी आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं होगा कि फंक्शंस को कैसे समझते, क्या ये रिलेशन से अलग है या रिलेशन से ही रिलेटेड है, राइट। दीज ऑल थिंग्स I am going to make clear. So take some example here. Suppose, for example, we take two relations.
ओके, किन्हीं दो पर्टिकुलर सेट्स पे या किसी एक सेट पे हम दो रिलेशंस यहाँ पे लेने जा रहे हैं। सपोज मैंने लिखा x, y, यू अंडरस्टैंड, रिलेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। सो x, y such that x plus y equal to 8 for all x, y belongs to real numbers. Suppose this is a kind of rule, so this one is the rule. This is the rule here. According this rule, this relation is defined on the real numbers. Understood? Very easy. If we talk about second relation, मान लो एक और कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं दूसरा, in the same manner x, y such that x square plus y square equal to 16 for all x, y belongs to -4 to 4. That is another relation is that. ये दोनों आपके रिलेशंस हैं because here is the rule this is the rule here और यहाँ पर ये रूल है। According these rules these two relations are defined और ये हम पहले सीख चुके हैं। इस तरह के डिफरेंट रूल्स हमें दिए जाते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनके ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। समझते हैं कैसे, जानते हैं बच्चों कि इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर डिफरेंट एक्स क्या यहाँ पे वाई आते हैं, उनके आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने होंगे। अंडरस्टैंड? सो दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। दिस इज अ रूल कि एक्स और वाई दोनों वैल्यूज का जो सम है वो 8 आना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप आउट ऑफ द रियल नंबर्स देखते हैं, जैसे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 7, दिस इज वन पेयर, यू कैन राइट 1,7, x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 6। इस तरह से आप डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप ठीक है, ये रिलेशन आप इस तरह से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दैट्स नॉट द डिफिकल्ट थिंग, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट। इसी तरह से यहाँ पर यहाँ रूल डिफरेंट है, वहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, यानी कि दोनों वैल्यूज x और y दो ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट का सम 8 है। बट यहाँ पे ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट के स्क्वायर का सम 16 है। हालांकि अभी आप नहीं जानते ये सर्कल है एक्चुअली, राइट। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हम आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। यहाँ रूल डिफरेंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अंडर दिस रूल, अंडर दिस प्रॉपर्टी, दिस रिलेशन इज डिफाइंड इन दिस डोमेन। इसका डोमेन रियल नंबर नहीं है बच्चों, इसका डोमेन हमने -4 to 4 लिया हुआ, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी आप क्या सोचोगे, अगर मैं इसके ऑर्डर पे लिखना चाहूँ तो आप इस तरह से कि x क्या है y क्या है, सो दैट उनके स्क्वायर का सम 16 हो। सो दिस इज अ रूल हियर। ये दो एग्जांपल हमने रिलेशंस के लिए देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, राइट। ये दोनों रिलेशंस हैं, बोथ आर रिलेशंस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से देखिए इन दोनों रिलेशंस को। गो बाय द एनालिटिकल मैनर। जब आप फर्स्ट रिलेशन को देखते हैं जिसमें हमारा रूल है x प्लस वाई इक्वल टू 8, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? क्या देख पा रहे हैं बच्चों? यू कैन से हियर फॉर वन वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग ओनली वन वैल्यू ऑफ y। नाउ थिंक बाय द अदर वे, जो अब मैंने बोला, राइट, कि यहां पर x की किसी एक वैल्यू के लिए देखिए y की एक वैल्यू आ रही है, कुछ भी आप x यहां पे लीजिए, उसके अकॉर्डिंग y सॉल्व करके आ जाएगा, राइट। व्हाट एवर x यू टेक, 1 लीजिए y 7 होगा, 2 लीजिए y 6 होगा, x 3 लीजिए y आपका 5 हो जाएगा। यानी कि एक वैल्यू जब x की आप कोई इनपुट देते हैं इसको, तो वहाँ पर y की आपको एक ही आउटपुट मिलती है, एक ही रिजल्ट मिलता है। क्या ऐसा इसमें हो रहा है? इस वाले रिलेशन पे आप ध्यान से देखिए। सपोज इन दिस रिलेशन यू टेक एनी वैल्यू ऑफ x, सपोज वी टेक x इक्वल टू सपोज √7 लीजिए आप, राइट, √7 जो इस डोमेन में बिलोंग करता है। सो व्हाट विल बी द y हियर? चेक करिए। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 7 इट इज 9। व्हाट यू आर गेटिंग? सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ पे वाई की दो वैल्यूज आपको मिलती है, बट यहाँ पर जो आप देखते हो फॉर ईच एक्स यू आर गेटिंग वाई ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू यू आर गेटिंग। क्या ये दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है? क्या ये दोनों नेचर डिफरेंट नहीं है इस रूल्स के? ये अलग रूल है, ये अलग रूल है, ये अलग प्रॉपर्टी, राइट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस डोमेन वी आर गेटिंग द टू y's एट ए टाइम, बट यहां ऐसा नहीं है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? x इक्वल टू √7 पे हमने देखा y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3। यहाँ पे x इक्वल टू 1 लीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू 1, अगेन यू सी y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 16 माइनस 1 15। सो यू आर गेटिंग हियर y इक्वल टू टू वैल्यूज प्लस माइनस रूट ऑफ 15, अगेन द टू वैल्यूज, राइट।
बट बोथ आर रिलेशंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिलेशंस होने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किस तरह का रिलेशन है, क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टी, इससे कोई कंसर्न नहीं है, दोनों चलेंगे। बट ये जो डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू आती है और यहाँ x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यूज आती है, कभी कभी दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं। ये जो डिफरेंस है दोनों में, अब ध्यान से सुनिए बच्चे, ये डिफरेंस इस रिलेशन R2 को R1 से अलग करता है। यही डिफरेंस R2 को R1 से अलग करता है, यानी कि यहां से दो बातें क्लियर होने जा रही हैं कि ये R2 रिलेशन है, R1 भी रिलेशन है, बट R2 और R1 को अलग अलग कैटेगरी में रखना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी में उनको एनालाइज करना चाहिए। यहां पर ये जो रिलेशन R1 है, इसी रिलेशन को बच्चों यहां पे हम फंक्शन कहते हैं, और R2 दिस इज नॉट द फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। यानी कि हमने रिलेशंस को ही स्पेसिफाई किया है। तो हमारी इस डिस्कशन से एक चीज तो आपको क्लियर हुई होगी, व्हाट, कि फंक्शन इज नथिंग बट ए रिलेशन। रिलेशन ही वो है, पहले भी ये रिलेशन है, उसी को मैंने अब कहा कि ये फंक्शन है आपका। थोड़ा उसको स्पेसिफाई किया, कुछ पर्टिकुलर उस पर कंडीशन हमने लगाई। किस तरह की, कि when for one x there is one y, then that kind of relation is called function. But if it not so, then it is not the function, but it will remain the relation. दोनों relation है, make it very clear. But according to the difference, हमने कहा कि ये हमारा फंक्शन होगा आज के बाद से। आज के बाद से जब भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक x के लिए एक y आता हो, for one input there is one output, x means input, y means output, ये टर्मिनोलॉजी आप सीखते जाइए, सुनते जाइए। For one input there is only one output at a time, but here for one input you are getting two output at a time. This is the difference between a relation and function, but mind it, every function is a relation. फंक्शन कहीं अलग से नहीं होता, वो रिलेशन ही होता है, बट रिलेशन को हमने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन उस पर लगा दी कि जब इस तरह की प्रॉपर्टी जहां पर भी होगी वहां उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, और जहां इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होगी उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। सो R2 इज रिलेशन, R1 इज ऑल्सो रिलेशन, बट R1 इज नाउ फंक्शन अकॉर्डिंगली। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो थ्रू दिस एग्जाम्पल आई ट्राई टू मेक यू क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन इज नथिंग बट ए रिलेशन, यानी फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। क्लियर हो गया, बट कैसा, जिसमें इस तरह की सिचुएशन होती, इस तरह की फिनोमिनन होती है, इस तरह का रूल होता है जिसमें फॉर वन एक्स देयर इज वन वाई। ओके, अब इसको हम एक पर्टिकुलर टर्म्स जो इसके लिए असाइन किया उस पर बात करते हैं। इसका मतलब हम 1x एंड 1y इसको किस तरह से बोलते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू x देयर इज एन यूनिक वैल्यू ऑफ y। यूनिक वर्ड यहां पे लगाते हैं, यूनिकनेस की बात करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू थ्रू दिस एग्जांपल। नाउ लेट्स डिफाइन दिस। आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको थ्रू द डेफिनेशन। और ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको हटा दीजिए, और आइए अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, वी स्टार्ट नाउ। तो पुट द हेडिंग डेफिनेशन। Whatever we learned here through this example, we are going to write now. This become the definition. So see the definition and note it. Function is a relation. देखो पहले ही स्टेटमेंट में, पहली लाइन में ये वर्ड हमने लिखा है, इसीलिए सो दैट आपके दिमाग पे ये अच्छे से जो है पेस्ट हो जाए कि फंक्शन रिलेशन ही होता है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ध्यान रखिए बच्चों, इसमें कई बार इस तरह के डिस्कशंस होते हैं, राइट। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। तो देखिए डेफिनेशन, फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स between two non-empty sets, let A and B, मान लिए दो सेट्स हमारे A and B हैं, तो फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B such that
आइए समझते हैं क्या स्पेसिफिक है। रिलेशन तो वो है ही, तो अब वो फंक्शन हो गया, इसके अलावा रिलेशन तो वो है ही, तो उसमें क्या स्पेसिफिक हो गया, आई एम गोइंग टू राइट इट सच दैट each element this word is to underline, एक ये वर्ड इसमें अंडरलाइन करने का, दूसरा each element of set A has an unique image in set B। दूसरा ये वर्ड अंडरलाइन करने का, यूनिक इमेज, दिस वर्ड ओनली मेक द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो दो टर्म यहां पे अंडरलाइन करने के, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी, दिस बिकम द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हियर, राइट। क्या लिखा हमने, ध्यान से देखो यहां बच्चों कि फंक्शन इज ए रिलेशन। पहली चीज मैंने बोली, फंक्शन कुछ और नहीं बल्कि रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स लेट एंड बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट यानी कि यहां पे ये मैंडेटरी है कि सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। रिलेशन में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता था, ये डिफरेंस है। रिलेशन में ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं होता था कि सेट ए के सारे एलिमेंट एंगेज हो सेट बी के साथ, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता था। ये डिफरेंस है, इनको सीखते चलो। बट यहां ये मैंडेटरी है कि हर एलिमेंट एंगेज होना चाहिए सेट बी के साथ। इन व्हाट मैनर, विद एन यूनिक इमेज इन सेट बी, और हर एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए, जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया था। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन। इट इज रिटन एज, अब ये फंक्शन अगर है तो इट इज रिटन एज, याद करो रिलेशन में हम लेटर आर यूज करते थे, आर सच दैट लिखते थे ना, आर सच दैट ए टू बी, इस तरह रिलेशन को लिखते थे कि ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। बट नाउ इट बिकम द फंक्शन, अब ये फंक्शन बन गया आज, तो ये लेटर हम चेंज कर देंगे। नाउ इट इज रिटन एज एफ सच दैट ए टू बी, और इसको मैं इस तरह से लिखूंगा एफ सच दैट ए टू बी। आज के बाद फंक्शन को लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह होता है, एफ, एफ फॉर फंक्शन। पर्टिकुलरली हम एफ डिफाइन करते, जब एक से ज़्यादा फंक्शन होते तो एफ, जी, एच इस तरह के लेटर्स यूज करते। पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं एफ लिख रहा हूँ, एफ सच दैट ए टू बी। अंडरस्टैंड? What about A to B? Set A to set B, right? तो set A यहाँ पे डोमेन होने जा रहा है, और set B ऑलरेडी यू नो रिलेशन में ही पड़ गया है, वो कोडोमेन होता है। Where the set A is called the domain and set B is called the codomain ऑफ फंक्शन। ये जो फंक्शन यहाँ पे बना है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि यही हमारी पहली और आखिरी चीज़ है कैलकुलस की, व्हाट, डोमेन। तो यहाँ पे जो सेट ए है वो डोमेन रहेगा, और सेट बी पहले से जानते हैं हमेशा कोडोमेन ही होता है, राइट। तो यहाँ पे इंटायर सेट ए डोमेन होगा, ये अलग करता है हमें रिलेशन से इस बात को। रिलेशन में ये बात नहीं होती, तो वहाँ पे इंटायर सेट ए डोमेन हो ये जरूरी नहीं होता था, राइट। तो थ्रू द एरो डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो रिलेशंस जो अभी हमने एग्जांपल में लिए थे, राइट, अगर उनके हम एरो डायग्राम बनाएं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि रिलेशंस को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर बाय द सेट बिल्डअप फॉर्म। तो मैंने जो एग्जांपल लिखे थे वो सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखे थे, अंडरस्टैंड। उनको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो वो उसका रोस्टर फॉर्म हो गया। द सेम थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरो डायग्राम। तो यहाँ हम फंक्शन को एरो डायग्राम से कैसे समझ रहे हैं, सी हियर, सी सपोज दिस वन इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, अंडरस्टैंड, राइट। तो हियर these all elements are x and these all elements are y, this is input, this is output। ऐसा ही होता है कि सेट ए में हमारे इनपुट है और सेट बी में हमारे आउटपुट है, अंडरस्टैंड। कि जो ऑर्डर पेयर्स आप लिखते, कोई भी रिलेशन आप लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते थे कि 1,2, राइट, 1,3, 2,3, ऐसे 3,5। याद करो कि डोमेन क्या होता था, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो वो क्या है, 1, 1, 2, 3, और ये क्या होते हैं, एक्स होते हैं। रेंज क्या होती थी, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो ये सारी चीज़ें रिकॉल कर लीजिए एक बार, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। तो एक्स इज हियर इनपुट कॉल्ड डोमेन,
and by is your output, or you can say the part of codomain, right? तो ये हमारे x हैं सारे, तो we are taking different x here, like x1, x2, x3 डॉट 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 सपोज xn कि सेट ए में ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ओके। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो लिया था मैंने x + y = 8, तो उसमें x हमारे डिफरेंट हैं, x1 है, x2, x3। रिगार्डिंगली यहाँ पे y है, लाइक y1, y2, y3, y4, y5 डॉट डॉट y। तो क्या समझा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि सेट ए के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगा। मीन्स हाउ दे कैन एसोसिएट हियर, x1 में बी एसोसिएटेड टू बाई 3, यानी कि मान सकते हैं कि x1 का कोई इमेज बाई 3 रहा होगा, राइट। कोई आउटपुट x1 इनपुट है तो उसका आउटपुट बाई 3 आया होगा, x2 का बाई 2 आया होगा, ठीक, x3 का बाई 1 आया होगा, यहाँ पे मान लो x4 है, x4 का बाई 3 आया होगा। इस तरह से ये चल रहे होंगे, xn का कुछ और रहा होगा, लाइक। सो दैट काइंड ऑफ एरो डायग्राम इज हियर विच इज रिप्रेजेंटिंग द एरो डायग्राम ऑफ फंक्शन। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको कि सारे एलिमेंट यहाँ पे एंगेज हैं, राइट, सारे एलिमेंट यहाँ पे एंगेज हैं, अंडरस्टैंड। चलिए हम अगर पर्टिकुलर कर दें ज्ञान की जगह, चलिए x5 ही कर देता हूँ, तो सारे एलिमेंट यहाँ पे एंगेज हो रहे हैं। पहली चीज़, सभी का इमेज यहाँ पे है, सभी का एसोसिएशन यहाँ पे दिख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिक इमेज वाली कि हर एलिमेंट का एक ही यहाँ पे इमेज हमको दिख रहा है। जैसे x1 को देखिए तो उसका इमेज बाई 3 है, x2 का इमेज हमारा जो है वो बाई 2 है, x3 का बाई 1 है, x4 का बाई 3 है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हुआ होगा देख के शायद कि सर ये तो x1 का इमेज बाई 3 है और x4 का बाई 3, इन दोनों का सेम इमेज है। यस, इट मे बी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फंक्शन में ये होता है, बट किसी एक के दो इमेज नहीं होंगे, किसी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होंगे, ठीक है। x5 का ये बाई 5 हो गया, दिस इज फंक्शन। तो ये हमारी फंक्शन की एरो डायग्राम है। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे सेट ए, दिस इज सेट बी, अगेन वी राइट लाइक x1, x2, x3, x4, x5। यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है, y1, y2, y3, y4, y5, राइट। अगेन वी कैन मेक द एसोसिएशन बाय डिफरेंट, यहाँ रूल डिफरेंट है, यहाँ कोई रूल डिफरेंट होगा, ये दूसरा रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन, उन्हीं सेट्स पे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रूल वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एरो डायग्राम्स, ठीक है। x2 का बाई 4 कोई आउटपुट है, x3 का बाई 3 है, ठीक है, x4 का भी बाई 3 है, x5 का भी बाई 3 है, इट मे बी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो फंक्शन। तो ये भी हमारा फंक्शन है। बट अगर मैं कोई इस तरह की एरो डायग्राम दिखाता हूँ, ये भी x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5 कि x1 का बाई 3 भी इमेज है और x1 का बाई 4 भी इमेज है, देखते ही आप मना कर दोगे, नो, इट इज़ नॉट द फंक्शन। x2 का इमेज आपका बाई 1 है, x3 का बाई 2 है, x4 का बाई 5 है, ठीक है, x5 का बाई 4 है, तो आप देखते ही इसको मना कर देंगे, नो, इट इज़ नॉट द फंक्शन। वाई, क्यों, क्या देख रहे हैं कि एक इनपुट x1 है जिसके दो आउटपुट आ रहे हैं बाई 3 और बाई 4। इट डजंट हैपेंस इन फंक्शन। ये रिलेशन में तो ठीक है, रिलेशन तो ये सारे एरो डायग्राम रिलेशंस की हैं, बट दिस वन इज नॉट ए फंक्शन। सो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द फंक्शन मीनिंग। आई होप समझ आ गया कि फंक्शंस के रूल डिफरेंट होते हैं। फंक्शन के रूल इस तरह के होते हैं जिसमें एक इनपुट का एक ही आउटपुट आएगा, एंड रिलेशन एंड फंक्शन बोथ आर नथिंग बट द रूल्स, नथिंग बट द प्रॉपर्टीज, राइट, जो हम वहाँ पे लिखते हैं स्टेट बिल्डर फॉर्म में। वो जो रूल्स हैं वही हमारे डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो रिलेशन हो। ओके, आई होप कि नोट कर लिया होगा, डेफिनेशन आपको मिल गई होगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो सेट ए है बच्चों वो हमारा डोमेन होता है। तो ये जो सेट ए है ना, यहाँ पर जो सेट ए, यहाँ पे जो सेट, ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो सेट ए हमारा डोमेन रहेगा और ये हमारा कोडोमेन रहेगा, राइट। सो व्हाट इज द थर्ड टर्म हियर, रेंज। अब बात करते हैं कि सर रेंज क्या है, क्या बताया था रेंज। रिलेशन में हमने आपको डिफाइन किया था कि रेंज क्या होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर उसको डिफाइन किया था कि रेंज क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच आर नथिंग बट द इमेजेस। यानी कि हम किसका सेट बताने जा रहे हैं, इमेजेस का, कि ये हमारे x1, x2, x3 ये हमारे प्री इमेज कहलाते हैं।
दीज आर कॉल्ड प्री इमेज। सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो प्री इमेज होते हैं, और सेट बी में जिनके साथ इनका एसोसिएशन यानी कि जो इनके आउटपुट्स हैं दे आर कॉल्ड इमेज, ये इमेजेस होते हैं। तो अब तक जो हम समझ रहे हैं वो दो बातें, क्या, एक तो ईच एलिमेंट यहाँ पे एंगेज होना चाहिए यानी कि हर एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए, कोई भी छोटा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट, और दूसरा यूनिक इमेज होना चाहिए। तो जो सेट ऑफ इमेजेस है दैट इज नोन एज द रेंज। तो लिखिए यहाँ पे रेंज। तो थर्ड टर्म हमने डोमेन बता दिया, कोडोमेन बता दिया, तीसरा जो टर्म है वो रेंज होता है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको रेंज भी याद होना चाहिए, रेंज भी समझ में आना चाहिए कि इस एरो डायग्राम से, इस डेफिनेशन से रेंज क्या समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है बच्चों? रेंज इज द सेट ऑफ आउटपुट्स, रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस। तो लिखिए द सेट ऑफ इमेजेस of the elements of set A is called the range of the function। तो उसे हम फंक्शन की रेंज कहते हैं। कि मैं पूछूं यहाँ पे रेंज क्या है तो आप बताएंगे बाई 1, बाई 2, बाई 3 और बाई 5। बाई 4 किसी का भी आउटपुट नहीं है तो ये रेंज में नहीं आएगा। हियर व्हाट यू सी हियर, क्या ऑब्जर्व करते हो आप, जो हमेशा आप देख के आए हो रिलेशंस में भी, कि जो रेंज हम लिखते हैं, जो रेंज होती है दैट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। वो कोडोमेन का ही सबसेट होती है। अंडरस्टैंड, दैट इज द पॉइंट टू बी ऑब्जर्व। मालूम है हमको, उसको मैंने वापस से रिकॉल किया कि रेंज जो भी आती है वो हमेशा कोडोमेन का ही सबसेट होती है। कई बार वो एक्चुअली इक्वल टू द कोडोमेन हो जाती है, कई बार वो इक्वल आती है कोडोमेन के, कई बार उसका सबसेट आती है। एंड सेकेंड थिंग, डोमेन यहाँ पे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सेट इन, और डोमेन जो है वो इंटायर सेट होता है, बिकॉज यहाँ पे ईच एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमने लिख दिया है यहाँ पे, यानी कि हर एलिमेंट का यहाँ पे एसोसिएशन होना जरूरी है, हर एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है, हर एलिमेंट का एंगेजमेंट होना जरूरी है। जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं होता था, वहाँ हम लिखते थे डोमेन इज ए सबसेट ऑफ ए, वो एक का सबसेट होता था, बट यहाँ इक्वल टू ए, यानी कि डोमेन वही होगा जो सेट ए है। अंडरस्टैंड, दिस इज अकॉर्डिंगली सेट ए एंड सेट बी। कि अगर हम सेट के टर्म्स में ये बात कर रहे हैं, सेट के टर्म्स में रिलेशन फंक्शन को समझ रहे हैं, तो इस तरह हमारी डेफिनेशन होती है फंक्शन क्या है। होप इट इज क्लियर। तो हमने इसको एरो डायग्राम से भी समझ लिया, एग्जाम्पल भी हमने लेके कंक्रीट लेवल पे उसको समझ लिया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता। तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग एक अच्छे तरीके से हो रही होगी कि फंक्शन क्या होता। फंक्शन इज नथिंग बट ए रिलेशन इटसेल्फ। अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, ये इसको लिखने का तरीका है कि आप सच दैट ए टू बी लिखते हैं, जैसे रिलेशन को आर सच दैट ए टू बी लिखते हैं। यहाँ पे इंडिकेट करना जरूरी कि जो पहले हम लिख रहे हैं वो हमारा डोमेन होता है, दोबारा दूसरी तरफ जो लिखते हैं वो हमारा कोडोमेन होता है। ओके, नाउ वी कम टू द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन इज दैट कि सर अगर हमको किसी कर्व का ग्राफ दिया गया है, अंडरस्टैंड, कि अगर ग्राफ गिवन है, हमें रूल रास्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं गिवन है, हमें तो ग्राफ गिवन है। हाउ कैन बी डिटरमाइन कि वेदर दैट इज ए फंक्शन और नॉट? यस, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे ये जान पाते हैं कि ये ग्राफ जो हमें दिया गया क्या ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द कैलकुलस, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैलकुलस में ग्राफिकल कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ग्राफिकली आपको साउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से बच्चे ग्राफ पे फोकस ज़्यादा करना शुरू करें और हम आपको सिखाते भी चलेंगे, तो आप उसके साथ साथ सीखिए। ग्राफिकल नॉलेज होना, ग्राफिकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। बिना ग्राफिकल स्किल्स हुए कैलकुलस में हम पार नहीं पा सकते, ये पहले सुन लेना अच्छे से। ओके, सो कम टू द पॉइंट हियर। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन
ऑफ फंक्शन, मतलब कि एरो डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल लेके तो हमने समझ लिया कि कैसे हम फंक्शन को जानेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, रिलेशन है या नहीं है, राइट। बट ग्राफ के थ्रू अगर हमको ग्राफ्स बने हुए, ग्राफ डिस्प्ले किए गए हैं, तो कैसे बता पाएंगे कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। अंडरस्टैंड कि सपोज हमने कोई ग्राफ दिया आपको, कि मान लो हमने आपको ये ग्राफ दिया कि दिस इज ए ग्राफ एक्स, दिस वन इज वाई। अब ये किसका ग्राफ है अभी आप नहीं जानते होंगे, ओके। हम बताएंगे ये सारे ग्राफ्स आपको किस तरह के, क्या नाम होते हैं इनके, सब जानेंगे। अभी सिंपल एक पिक्चर यहाँ पे दी गई किसी ग्राफ की, और आपको बताना कि ये क्या, ये ग्राफ फंक्शन का है, राइट। कोई और ले लेते हैं, मान लो ये कोई ग्राफ है, ओके। और जब तक हम ये डिटरमाइन नहीं कर लेते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, व्हाट वी कॉल देम, दीज आर द ग्राफ ऑफ कर्व्स। ये सब कर्व्स हैं, ये जान लेना, इनको कर्व्स बोलते हैं, ओके। कोई भी रिलेशन, जैसे आपने अभी प्रीवियस जो हमने एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में लिए थे, हमने कहा x + y = 8, तो सिंपली व्हाट इट इज नथिंग बट ए कर्व। ये कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन का है। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, लाइक दैट। तो ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सब कर्व हैं, जब तक कि मैं ये ना बताऊं कि ये फंक्शन है नहीं, तो इनको एज ए कर्व समझिए, ओके। ये सारे कर्व्स के ग्राफ हैं, मीन्स दे मे बी द रिलेशंस। अगर इनके रूल्स पे जाएं कि ये किसका ग्राफ है, अगर इसका रूल लिखूं, मैं इसका रूल लिखूं, तो आपको पता चलेगा कि ये या तो रिलेशन होगा या फिर फंक्शन होगा, और मैं फंक्शन कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करूंगा ये हम सीखने जाए। तो ग्राफ के थ्रू हम कैसे जान पाते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा ये 1 है, ये e⁻x का ग्राफ है, ये हमारा mod x का ग्राफ होता है बच्चों, जो कि अभी आप शायद ये नहीं जानते होंगे, राइट। अभी आप सीखेंगे, बट अभी जस्ट मैं कोई भी एक रैंडम ग्राफ, कैसा भी, मुझे भी नहीं पता होगा कि किसका ग्राफ है, बट ऐसे बनाने के लिए, सीखने के लिए कि मैंने कहा ये कोई ग्राफ है, ओके। आई डोंट नो किसका ग्राफ है, ओके। अभी आपकी भाषा में समझूं कि अभी मुझे नहीं पता किसका ग्राफ है, जबकि हम जानते हैं कि किस तरह के ग्राफ होते हैं, किसके कौन से फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, राइट। और कोई हमने ग्राफ ले लिया, सपोज मैंने ये ग्राफ ले लिया, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, सर्कल है, राइट। या मैंने ये ग्राफ ले लिया, दिस इज एक्चुअली द पैराबोला, ओके। सो मैनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन टेक। इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से कि ग्राफिकली हम कैसे जानते कोई फंक्शन है या नहीं है, राइट। तो ये सारे ग्राफ है, मैंने कहा पता करो इनमें कौन से फंक्शन है। तो देयर इज ए टेस्ट, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करना होता है और आपको पता चल जाता है कि वो ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है। उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको जानने के लिए हमें यहाँ पर एक टेस्ट करने की जरूरत होती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। व्हाट इज दैट, क्या करना है कि जो भी आपको ग्राफ डिस्प्ले किया गया, दिखाया गया, यू हैव टू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। हालांकि खुद बाई एक्सिस खुद भी वर्टिकल लाइन है, अदरवाइज आप कोई भी एक वर्टिकल लाइन कर सकते हैं पैरेलल टू बाई एक्सिस एनीवेयर वेयर यू लाइक इन द ग्राफ, उसके डोमेन के अंदर। बाहर आपको तो बाहर करेंगे, उसका कोई रीजन नहीं, राइट। कहीं पर भी आप कोई लाइन पैरेलल उसके ड्रॉ कर सकते हैं, बाई एक्सिस है, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ओके। एनीवेयर व्हाट यू सी, देखिए, तो जब आप इन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अगर वो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे मीट करती है, दैन इट इज ए फंक्शन। तो ये फंक्शन है, सी दैट। सुनो ध्यान से, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या ये टेस्ट है, और ये कैसे कंक्लूड करता है कि फंक्शन है नहीं। सिंपल एक लाइन की बात है, अगर वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ पे और क्या देखते हैं, इफ दैट लाइन मीट द ग्राफ at one point only, intersect the graph at one point only, then it is the graph of function। तो ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है आपका। बट जब आप यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है बच्चों, वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो दीज टू आर नॉट द फंक्शंस, ये 2 फंक्शंस नहीं है, ये तीनों फंक्शंस हैं।
जिन पे मैंने टिक लगाए दे आर द फंक्शंस। तो ये भी आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, बट ये दोनों फंक्शंस नहीं है, नॉट ए फंक्शन। नोट कर लेना इसको, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ graphical interpretation of a function. In that manner we can identify whether the given graph is a function or not. बहुत आसान लगा ना बच्चों, बहुत इजी है। इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या है ये? वर्टिकल लाइन टेस्ट। को नोट कर लेना कि वर्टिकल लाइन टेस्ट कहा जाता है, राइट। तो क्या करना, उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अगर वो लाइन वर्टिकल लाइन, आप बाई एक्सिस खुद भी देख सकते हो, बाई एक्सिस भी आपको बता ही देगा वो फंक्शन है नहीं। अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती देन इट इज ए फंक्शन, अदरवाइज नॉट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ग्राफ एंड फ्रॉम दीज एग्जांपल्स यू कैन डिटरमाइन, यू कैन चेक वेदर इट इज ए फंक्शन नॉट। अब क्वेश्चन आता है सर वाई। सवाल उठता है कि सर ये क्यों फंक्शन है और ये क्यों फंक्शन नहीं है। यू कैन थिंक अबाउट, दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन कि सर ये तो आपने बता दिया, यस दैट्स ओके, बट कैसे और क्यों? मैथमेटिक्स है, सीखना होता है, जवाब देना होता है कि क्यों ऐसा हुआ। बताओ उसको कि क्यों ये फंक्शन आपने कहा और क्यों इसको आपने मना किया कि ये फंक्शन नहीं है। व्हाई यू डिनाइड हियर? एज पर द डेफिनेशन, लुक इनटू योर द डेफिनेशन। क्या लिखा हो वहां पे? ईच एलिमेंट ऑफ एक्स गिव एन यूनिक इमेज ऑफ वाई। क्या लिखा डेफिनेशन में? कि एक एक्स के लिए केवल एक आउटपुट ही आता है, एक इनपुट के लिए केवल एक आउटपुट ही जब आता है, तो इस तरह के रूल को, इस तरह की डेफिनेशन को हम फंक्शन कहते हैं। रिलेशन तो वो सारे ही हैं। तो यहां पर वही चीज अप्लाई हो रही है, उसी बेस पे हम बता पा रहे हैं कि ये फंक्शन नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज देखिए यहाँ पे जब ये इनपुट था एक्स का, दिस वाज द एक्स, और उसका ये आउटपुट था दिस वाज द वाई, जो कि केवल एक ही है। एक इनपुट का एक आउटपुट है। यहाँ पर भी एक इनपुट के लिए देखिए एक ही आउटपुट है। यहाँ पर भी देखिए एक इनपुट का, ये इनपुट था हमारा एक्स और ये आउटपुट है, ये वाई है, ये एक्स है, राइट। या यहाँ पे देख लीजिए आप, ये इनपुट था और ये आउटपुट था। एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है। लाइन इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर वन इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट, अंडरस्टैंड। बट व्हेन यू कम हियर इन दीज टू ग्राफ्स यू सी फॉर वन इनपुट ये था एक्स, एक्स एक्सिस पे एक्स होते हैं, वाई एक्सिस के थ्रू वाई होते हैं, ये तो जानते हैं आप। तो फॉर वन एक्स देर आर टू वाई, वाई वन एंड वाई टू एट ए टाइम। एट ए टाइम एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ फिगर। और ये सर्कल है, दिस इज सर्कल, दिस इज पैराबोला। ओके, ये कोई रैंडम ग्राफ है, ये पॉलिनोमियल है, हमें उसका नहीं। तो यहां पर एक इनपुट के लिए ये एक एक्स है और इसके दो आउटपुट आ रहे हैं, वाई वन एंड वाई टू। सी दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दीज आर नॉट द फंक्शंस। ये फंक्शन नहीं है बिकॉज दे आर नॉट फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जो मैंने स्पेसिफाई किया रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती दिख रही। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो नोट कर लीजिए बच्चों, वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू होता है। तो क्या है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट? इसको लिख लेते हैं। इस ग्राफ को मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आपने बना लिया होगा। तो लिखिए, इफ अ लाइन, इफ अ वर्टिकल लाइन if a vertical line which is parallel to y-axis, if a vertical line meets the given graph of a curve at one point only, then it is the graph of a function, that's all, otherwise not. सिंपल। ये रहा आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा मैंने? इफ ए वर्टिकल लाइन मीट्स द गिवन ग्राफ ऑफ ए कर्व एट वन पॉइंट ओनली, अंडरलाइन कर लीजिए, वन पॉइंट ओनली। अगर एक ही पॉइंट पे केवल इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, देन ओनली यू कैन से इट इज अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, दैट्स ऑल। Okay, so this is the vertical line test. I hope it is clear. So this was all about the definition of function. Now let's move on. आगे बढ़ते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा कि फंक्शन को हमने रिलेशन से किस तरह अलग किया। बार बार मैं इस चीज़ को आपके माइंड में डालना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि रिलेशन ही फंक्शन बनते हैं, कुछ अलग से नहीं बनते, बट कैसे उनको अलग एक स्पेसिफिक कंडीशन में जब हम बाउंड करते हैं कि एक इनपुट का एक आउटपुट आना चाहिए, दैट्स ऑल। सो नाउ हाउ वी अंडरस्टैंड द फंक्शन इन द एनालिटिकल मैनर। क्या लगता है कि इतनी जो हमने बात अभी की आपके साथ फंक्शन को लेके, क्या इतनी काफ़ी है फंक्शन को जानने के लिए? बिल्कुल नहीं बच्चों, नो नॉट एट ऑल। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस मैंने फंक्शन को जान लिया, समझ लिया, नो नॉट एट ऑल, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, राइट? सो वी हैव टू कीप द एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन। पुट द हेडिंग एनालिटिकल फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। क्योंकि फंक्शंस पे जो हमें वर्क करना है, फंक्शन कोई लिखने की चीज नहीं है कि आपको लिखने को आएगा, लिख दिया आपने। फंक्शंस पे मुझे वर्क करना होता है, एनालिटिकल वर्क करना होता है इन ईच एंड एवरी चैप्टर। इसलिए फंक्शन को एनालिटिकली समझना जरूरी है, नॉट बाय द एरो डायग्राम और बाय द डेफिनेशन। ओके, दैट्स इनफ। नो, नॉट, इट इज नॉट इनफ कि केवल एक कोई एरो डायग्राम बनाना हो या केवल सिंपली समझना हो या डिफरेंस बताना हो बस, या ग्राफिकली उसको चेक करना हो कि ये फंक्शन है, इतना काफ़ी नहीं होता है बच्चों। फंक्शन को रूट लेवल पे एनालाइज करना होता है एक्चुअली। तो व्हाट इज दैट? फंक्शन को एनालिटिकली कैसे लिखते हैं, उसका एनालिटिकल फॉर्म क्या है? तो लिखिए यहाँ पे, एनालिटिकल form of a function is y equal to fx. In that manner we write a function always. आज के बाद सारे फंक्शंस इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा एनालिटिकल फॉर्म है, यानी कि जिसपे जो भी हम बात करते, जो भी काम करते, कैलकुलेशंस करते, जो भी फाइंड आउट करते, वो इस तरह के फंक्शंस के फॉर्म में जो फंक्शन होता है तब। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने लिखा, जो हमने एग्जांपल शुरू में लिए थे स्टार्टिंग में, हमने फर्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा था कि x + y = 8, इस तरह रूल को लिख रहे थे। ओके, दैट्स वाज ओके फॉर राइटिंग द रिलेशंस, बट नाउ वी आर पर्टिकुलरली इन फंक्शन, तो वी हैव टू बी पर्टिकुलर नाउ। इसी रिलेशन को अब हम इस तरह लिखेंगे y = 8 - x, सो दिस इज द वे टू राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज y = fx। तो यहाँ पे fx क्या हो गया? fx आपको क्या दिख रहा है? 8 - x। तो यू कैन राइट दैट fx = 8 - x, यानी कि रूल को ही लिखना, कुछ अलग चीज नहीं लिखनी है। जो रूल है उसका फंक्शन बनने का, उसी को इस तरह लिखना है, fx = 8 - x। और fx क्या? y, तो y = fx। तो you can write this function as either you can write y, so by the two ways, y = 8 - x or you can write fx = 8 - x। एक ही बात है, एक ही बात है। तो कई बार हम फंक्शंस को y = समथिंग लिखेंगे या fx = समथिंग लिखेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, बिकॉज वी आर राइटिंग हियर y = fx। ये जो फॉर्म है बच्चों, यही एनालिटिकल फॉर्म होती है कि जो हम रिलेशन x y में देते हैं, x y में हमारे इनफाइनाइट काइंड के रिलेशंस होते हैं। हमने आपको बताया था चैप्टर में रिलेशन में कि एक्स वाई को आप इनफाइनाइट तरीके से रिलेट कर सकते हैं किसी भी मैनर में। तो जब उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द एनालिटिकल फॉर्म। ओके, दैट्स ऑल। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब बात करते हैं कि सर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम इसको कैसे समझना चाहते हैं। फंक्शन को रूट लेवल पे जो आपने बोला है, कैसे जानेंगे फंक्शन पे काम एक्चुअली करना है, ये सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है, राइट? वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक, एनी अदर एग्जाम्पल। मान लो x² y + y = x² लिखा हुआ है। सपोज ये रिलेशन हमको कहीं के गिवन था, हमें इसको एनालिटिकल फॉर्म में लिखना होगा। हाउ? इन द फॉर्म ऑफ y = fx, यानी y की वैल्यू x के टर्म में हमें एक्सप्रेस करके इसको लिखना होता है, राइट? अगर वो लिखा है पहले से तो दैट्स गुड, और अगर नहीं लिखा है तो आपको फाइंड करना होता है। अगर वो फाइंड हो रही है, इस तरह देखिए यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, y कॉमन ले रहा हूँ, तो x² + 1 = x², सो यू कैन राइट हियर y = x² x² + 1, दिस इज द वे। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन आप कह सकते हैं कि fx = x² + 1, ये फंक्शन है, मतलब ये रूल है, ये उस फंक्शन के बनने का रूल है। ये क्या है? ये रूल है, दैट इज अ रूल हियर। बाय दैट रूल वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन, बाय दैट रूल इनपुट आउटपुट के साथ रिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे। अंडरस्टैंड?
तो फंक्शन इज नथिंग बट एन एसोसिएशन। आप हाँ एक चीज और है, फंक्शन को हम मैपिंग्स भी बोलते हैं, हम इनको मैपिंग्स भी बोलते हैं कि मैप करता है एक्स वाई के साथ किस तरह मैप करता है, दैट इज द फंक्शन। तो ये हमारा लिखने का तरीका हुआ। तो दिस फॉर्म इज एनालिटिकल फॉर्म। देखिए हमें ऐसे दिया गया था फंक्शन, इस तरह से दिया गया था, हमने उसको इस तरह लिखा, राइट, क्लियर है। तो ऑलरेडी या तो ऐसे लिख के ही आता है एफ एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू, अगर नहीं लिख के आता इस तरह लिख के आता तो आप लिखेंगे उसको, लर्न इट, सीखिए इसको, बट हमें इसी तरह से लिखना होगा। एवरी टाइम वी हैव टू राइट इन दैट मैनर ओनली, देन ओनली यू कैन गो फर्दर, प्रोसीड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आया है, जो पूछा गया है, किस टॉपिक का है, किस कंसेप्ट का है, वो तभी आप आगे उसको प्रोसीड कर पाते हैं। दैट इज एनालिटिकल फॉर्म। अब बात करते हैं कि सर इसको कैसे समझना है, जो आपने कहा था मुझे इसको जानना है, आई होप ये नोट कर लिए होंगे, तो मैं इनको रफ कर देता हूँ कि फंक्शन को एनालिटिकली कैसे समझा जाता है, क्या एक्चुअल मीनिंग है फंक्शन का। अब थोड़ा सा ये डायनेमिक होता जा रहा है, राइट, रिलेशंस की तरफ इसको मत देखिएगा, थोड़ा अलग करके देखिए। अब चीजें देखिए बदल रही है ना, अपग्रेड हो रही है उसकी डेफिनेशन, राइट। सो सी हियर व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ एनालिटिकल रिगार्डिंग ए फंक्शन, कि फंक्शन कैसे होता है, समझिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फंक्शन इज ऑल अबाउट द डोमेन। अगर फंक्शन जानना है, कैलकुलस जाननी है, तो कैलकुलस जानने के लिए फंक्शन जानना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी बैकबोन है, और फंक्शन जानने के लिए डोमेन सबसे पहला टर्म है, वही उसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है कि डोमेन से कहानी शुरू होती है। कैसे? फंक्शन को एवरी फंक्शन विच बी राइट, जो हम लिखेंगे, हजारों हजार फंक्शन सब आप आज के बाद देखने वाले हैं, राइट, गेट रेडी फॉर दैट। फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन। कीप इन माइंड, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, एक मशीन की तरह बिहेव करता है कि सपोज दिस इज ए मशीन, ओके। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। एंड व्हाट आर द मशीन्स? हमारी चारों तरफ मशीन्स हैं। इस रूम में बहुत सारी मशीन्स हैं। ये एसी चल रहा है, ये एक मशीन है। सीलिंग फैन लगा हुआ, वो भी मूव कर रहा है यहाँ पे, वो भी एक मशीन है। आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, वो मशीन्स हैं, है ना। घर में आपके बहुत सारी मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन है, किचन में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, ग्राइंडर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट, ओके। दीज ऑल आर मशीन्स, वी ऑल आर सराउंडेड बाय द मशीन्स। मशीन्स के बारे में सोचिए क्या होता है, हाउ मशीन्स वर्क, हाउ मशीन्स फंक्शन, हाउ मशीन्स रन। मशीन्स कैसे काम करती, मशीन्स कैसे चलती हैं, यू अंडरस्टैंड, राइट। फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मशीन देयर इज ए प्री डिफाइंड इनपुट। कोई भी मशीन अपने एक प्री डिफाइंड इनपुट पे ही काम करती है, यानी कि हर मशीन का एक डिफाइंड इनपुट होता है कि वो उसी से वर्क करेगी, उसी से फंक्शन करेगी, उसी से रन करेगी। कोई और चीज अगर इनपुट में देंगे तो वो काम नहीं करेगी। सिंपली आप स्कूटी चलाते हैं, राइट, पेट्रोल की है, और आजकल तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी आ गए हैं, बाइक्स आ गई। तो मान लो आपका पेट्रोल स्कूटी है, तो वो कैसे चलेगी? जब आप उसमें उसका रिक्वायरमेंट पूरा करें, जो कि क्या है, फ्यूल, पेट्रोल उसमें डालेंगे। तो उसका प्री डिफाइंड इनपुट है फ्यूल, कि आपकी स्कूटी जो है वो फ्यूल से रन करती है, फ्यूल से ही वो स्टार्ट होगी, तभी वो चलेगी, और उसका फ्यूल है पेट्रोल, राइट। जो डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनका इनपुट है डीजल। तो अगर आप अपने स्कूटी में, अपनी बाइक में पेट्रोल डालेंगे तभी वो चलेगी, तभी वो स्टार्ट होगी, तभी वो फंक्शन करेगी। कि आप उसमें पानी भर के डाल दीजिए, चलेगी? नो, नॉट एट ऑल, वो मशीन काम नहीं करेगी। एसी है, ओके, आप जानते हैं कि एसी तब वर्क करता है जब उसको उसका ऑथेंटिक इनपुट उसको दिया जाता है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। जब उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तभी वो एसी काम करेगा या सीलिंग फैन काम करेगा। सो व्हाट यू मीन दैट, कि फॉर एवरी इंडिविजुअल मशीन देयर इज एन ऑथेंटिक प्री डिफाइंड इनपुट, उसी इनपुट में वो काम करेगा, और जब इनपुट उसको मिलेगा देन ओनली इट कैन गिव द आउटपुट। सो सी हियर, फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन। और मशीन्स के बारे में हमने सीखा कि उसका एक इनपुट होता है, एक डिफाइंड इनपुट होता है, देन ओनली इट कैन गिव यू द डिफाइंड, एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है। दिस इज ऑल अबाउट द मशीन्स। सीखा आपने, हर मशीन का अपना एक प्री डिफाइंड इनपुट होता है, उसी इनपुट पे वो काम करेगा। इन द सेम मैनर, इन द सिमिलर फैशन, फॉर एवरी इंडिविजुअल फंक्शन देयर मस्ट बी ए प्री डिफाइंड डोमेन। तो इनपुट जो होता है बच्चों, वही हमारा डोमेन होता है, और जो आउटपुट आता है बच्चों, वही हमारा रेंज होता है।
रेंज को हम शॉर्ट में इस तरह RF लिखते हैं और डोमेन को हम इस तरह DF लिखते हैं। ये नोटेशंस है और आगे हम इन्हीं का यूज़ किया करेंगे, राइट। तो ये इनपुट जो होता है किसी मशीन का, वही फंक्शन का डोमेन होता है। सो व्हाट यू लर्न नाउ, as you learned in the case of machines, that for every machine there must be an particular input, then only the machine can work. In the same way, for every individual function there is a predefined domain. predefined domain की वो उसी पर डिफाइन करेगा। इसका क्या मतलब हुआ डिफाइन करेगा, यानी कि जब उसको करेक्ट या ऑथेंटिक डोमेन मिलेगा, इनपुट मिलेगा, तभी उसका आउटपुट आएगा। अगर उसका आपने कुछ भी फंक्शन के अंदर ऐसा इनपुट किया जिससे आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो वो उसका डोमेन नहीं होगा। दैट आई मीन टू से। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ डोमेन। सो डोमेन इज एन करेक्ट इनपुट, राइट। हाउ, सी द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सिंपली समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक आपका फंक्शन लिया, सिंपल, वेरी सिंपल, x अपॉन x माइनस 1, ये एक मशीन है, ठीक। और जो हम ये फंक्शन fx इक्वल टू लिख रहे हैं, हम बता चुके बार बार आपके माइंड में डाले, इसलिए रिपीट कर रहा हूं बच्चों। ये रूल होता है, ये एल्गोरिथम्स होती है जिन पे ये फंक्शन काम करता है। तो व्हाट वी आर राइटिंग इज नथिंग बट ए रूल, नथिंग बट एन एल्गोरिथम ऑफ द मैथमेटिक्स, राइट। सपोज ये फंक्शन है, सोचो कि इसका इनपुट क्या होगा, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा। और हम इसके डोमेन की बात करें कि सर ये एक मशीन है, जैसे अगर मान लिया, तो सर इसका डोमेन क्या होगा, सोचो इसके बारे में। अगर हम इसमें, अभी मैं हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूं, हिट एंड ट्रायल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप भी देख पाएंगे आसानी से। अगर मैं कहूं कि इसमें पुट x इक्वल टू 1, इसमें एक इनपुट 1 कर दीजिएगा, एक इनपुट 1 इसमें डाल दीजिएगा, तो क्या मिलेगा आपको, देन योर आउटपुट विल बी f1, राइट। यू अंडरस्टैंड, ये आप छोटे क्लासेस में भी करते आए। f1 दैट विल बी 1 अपॉन 0। 1 upon 0 is what? Understand? This is a rational number and you know very well the definition of rational number कि denominator must not be 0, इसका denominator 0 है, so you can say not defined। देखो बच्चों, तो अगर मैंने इसका इनपुट 1 दिया तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आनी चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा, नॉट डिफाइंड, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? क्या जाना आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू जो 1 है वो इसका डोमेन नहीं होगा, इसका इनपुट नहीं होगा, यानी कि इस फंक्शन में हम 1 नहीं रख सकते हैं, ये इसका डोमेन नहीं होगा। तो डोमेन का मतलब अब आपको क्लियर हो रहा होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ x, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड। एंड व्हाट मीन बाय द डिफाइंड? डिफाइंड मीनिंग इटसेल्फ इज द डोमेन। डिफाइंड होने का मतलब होता है आउटपुट आना, राइट। और अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, तो डिफाइन होने का मतलब ही डोमेन होता है। मेक इट वेरी क्लियर। तो यहाँ 1 पे आउटपुट नहीं आया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट 1 इज नॉट द डोमेन। थिंक अबाउट इट अगेन, दोबारा सोचिए। अच्छा, 1 के अलावा और कोई x आप इसमें रख के देखिए, क्या आउटपुट आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। कुछ भी आप x रखिए एक्सेप्ट 1 को छोड़कर आप इसमें कुछ भी x का अगर रखेंगे तो आपको कोई ना कोई एक रियल नंबर, एक रियल आउटपुट आपको मिलेगा। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द डोमेन? तो इसका वाला डोमेन क्या हुआ? डोमेन मतलब ये मशीन किस पे चलती है, हम ये नहीं बताएंगे इस पे नहीं चलती, वो तो समझने की बात है, बट किस पे चलती है मशीन वो बताना होता है, वो डोमेन होता है। यानी कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है वो डोमेन होता है, वो बताना है। ये नहीं बताना कि x इक्वल टू 1 पे नहीं था। हाँ, ये भी हम मेंशन करते हैं, समझते हैं। सो हियर यू कैन से द डोमेन, जो कि जिसका सिंबल df है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इस तरह बच्चों इसको लिखते हैं। एक बहुत ही छोटा और बहुत ही बेसिक एग्जांपल से शुरुआत की है, सो दैट कि मैं आपको समझा सकूं कि डोमेन क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो इस वाले फंक्शन का, अगर ये फंक्शन हमने आपको दिया है तो इसका डोमेन 1 नहीं होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि सारी रियल नंबर इसका इनपुट हो सकती है एक्सेप्ट 1। व्हाई? दिस इज, मेक इट क्लियर, क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं होता। वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक। सपोज मैं कहूं कि हमारे पास एक दूसरा कोई एग्जांपल है, सपोज x माइनस 3, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 बाय हिट एंड ट्रायल, अगेन बाय एक्सपेरिमेंटली, अगर मैं पूछूं कि इसका डोमेन क्या है, ये कैसे डिफाइन होगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा, क्या इनपुट इसको दिया जाए, क्या ना दिया जाए। सी हियर x माइनस 3, सपोज मैं कहूं कि इसमें पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1,
क्या होगा, इट विल द आउटपुट विल बी f1, इट विल बी 1 - 3 मीन्स रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -2, यस। कैन यू डिफाइन इट? इसकी वैल्यू जानते हो? अभी नहीं जानते हो, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आगे एक डेडिकेटेड चैप्टर इस नाम का, वहाँ हम पढ़ेंगे अभी आप 11th में। दिस इज नॉट ए रियल नंबर, तो आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ये तो आप जानते ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट ए रियल नंबर। स्क्वायर रूट अभी तक जो आपने जाना वो पॉजिटिव रियल नंबर्स का ही केवल जाना है, नेगेटिव रियल नंबर का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं। तो x = 1 पे ये फंक्शन डिफाइन है? नहीं है, नहीं है ये। तो x = 1 इसका डोमेन नहीं होगा। अगर आप x = 2 रखते हैं, पुट x = 2, ओके, हियर आई एम राइटिंग, इफ you put x = 2, then your output will be f2. f2 will be under root 2 - 3. Again it will be root of -1. Is it defined? No, not defined. Right or not? तब भी डिफाइन नहीं होगा, यानी कि 2 भी इसका इनपुट नहीं हो सकता है। और अभी तो मैं 1 और 2 ले रहा हूं, जबकि तुमको मालूम है कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी दिख रही है जो इसका इनपुट नहीं हो सकती, बहुत सारी नंबर्स हैं जो इसका इनपुट नहीं हो सकती। अब अगर मैं x = 3 लेता हूँ, देन योर आउटपुट विल बी f3 अंडर रूट 3 - 3, इट विल बी 0, स्क्वायर रूट 0, यस, इट इज़ डिफाइंड नाउ, इट इज़ डिफाइंड। और अगर मैं 3 से कोई भी लार्जर नंबर लेता हूँ, ग्रेटर नंबर लेता हूँ, तो आपको साफ दिख रहा है कि वो फंक्शन डिफाइन होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव इनपुट आपको आने वाला है, सॉरी पॉजिटिव आउटपुट आने वाला है, तो डिफाइन हो रहा है। पुट x = 4, देन it will be 4 - 3 means root of 1, it is 1, yeah, it is also defined. So what you understood? क्या देखा आपने यहाँ पे कि अगर मैं इसका डोमेन की बात करूँ, अभी मैं ये एक्सपेरिमेंटली कर रहा हूँ, राइट, नॉट बाय द पर्टिकुलर मैनर जो कि अभी हम बताने वाले हैं। तो हमने देखा कि अगर ये फंक्शन है रूट x - 3, ये कैसे डिफाइन हो रहा है। हम ये नहीं बताने जा रहे कि ये यहाँ डिफाइन नहीं हो रहा, हम ये बताएंगे कि कैसे डिफाइन हो रहा है। देन वी अंडरस्टूड कि इसका जो डोमेन है वो तब डिफाइन होगा जब x की वैल्यू, यानी कि जो डोमेन होगा वो 3 या 3 से बड़ी नंबर लेंगे, मीन्स 3 to infinity, क्लोज इंटरवल 3 to infinity, 3 भी इंक्लूड है इसमें, 3 ले सकते हो या 3 से बड़ा कोई भी इनपुट ले सकते हो, देन ओनली इट इज डिफाइंड। सो दिस बिकम द डोमेन। कैन यू थिंक लाइक दैट? यस, दिस इज द मैनर टू अंडरस्टैंड अबाउट द डोमेन। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो फंक्शन को हम मशीन की तरह समझते हैं, इसलिए इसको एनालिटिकली समझना जरूरी है। अगर फंक्शन को लेकर आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इसको रट नहीं सकते। एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं लिख पाएंगे, कर पाएंगे कहीं पर भी, अगर आप इसको एनालिटिकली समझते ही नहीं है कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज दैट, इस तरह से फंक्शन होता है बच्चों, एक मशीन की तरह बिहेव करेगा। और मशीन क्या होती है हमने बता दिया, उसका एक इनपुट होना चाहिए ऑथेंटिक, और फिर तभी उसका आउटपुट आएगा। इन द सेम वे ये फंक्शंस के 2 एग्जांपल लिए मैंने, और हमने दिखाया कि कैसे डिफाइन हो रहे हैं, यानी कि कैसे आउटपुट दे रहे, कहाँ ये आउटपुट देंगे, कहाँ ये आउटपुट नहीं देंगे। इन दैट मैनर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट द डोमेन। इस तरह से डोमेन हमें ढूंढना होता है, बताना होता है। डोमेन आपको गिवन नहीं होता है, राइट। डोमेन आपको समझना पड़ता है। हम तो केवल आपको क्या देंगे यहाँ पे बच्चों, फंक्शन देंगे। माइंड इट एंड मेक इट वेरी क्लियर कि आपको मिलने के वाला, आपको रूल मिलेगा, सिर्फ रूल, यानी कि फंक्शन। ओके, डोमेन आपको समझना होगा, डोमेन आपको बताना होगा, डोमेन आपको निकालना होगा, रेंज भी आपको निकालना होगा, यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों की जिम्मेदारी आपकी होती है। जब ये दोनों निकालना आप सीख जाते हैं, देन ओनली यू कैन से यस आई नो द फंक्शन। और वो तभी समझेंगे जब उसकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। आपने जाना होगा कि डोमेन का मतलब क्या है। आप रट के डोमेन नहीं कर सकते। क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसने 2-3 क्वेश्चन किए, आप उसको फॉलो करते हो, कॉपी करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि डोमेन निकला, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर आइए, आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गया। ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा। दिस इज जस्ट लाइक ए मशीन। मशीन में एक इनपुट होता है, तब आउटपुट आता है। जो इनपुट है वो डोमेन है, आउटपुट है वो रेंज है। व्हाट यू थिंक नाउ? इन दोनों एग्जांपल्स को, जैसा मैंने कहा कि मैंने एक्सपेरिमेंटली इनके डोमेन की बात की कि इस तरह से हिट एंड ट्रायल के थ्रू आप सोच के ये पता करें कि डोमेन क्या है। बट व्हाट यू थिंक नाउ कि सर एवरी टाइम अगर हमें ये डिफरेंट ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे होंगे तो हर बार मुझे इसी तरह से सोच के हिट एंड ट्रायल के थ्रू, है ना, अलग अलग केस लेके ऐसे डोमेन निकालना पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट द वे। ये तो हमने लर्निंग के
पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमने समझी कि डोमेन आपके दिमाग में पहले बैठना चाहिए कि डोमेन होता क्या है। फॉर एवरी इंडिविजुअल फंक्शन, अभी मैंने बोला कि जो मशीन होती है, कोई एक मशीन जो होती है, क्या का उसका जो डोमेन होता है वो हमेशा प्री डिफाइंड होता है, राइट? हर मशीन जब बनाई जाती, कोई मशीन फ्रेम की जाती, बनाई जाती, तो उसका डोमेन पहले डिफाइन होता है कि ये इसी से चलेगी, ये ऐसे ही फंक्शन करेगी, ऐसे ही वर्क करेगी। इन द सिमिलर मैनर, नाउ लिसन केयरफुली, फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन इट्स डोमेन इज प्री डिफाइंड। उसका डोमेन पहले से हमें डिफाइन होता है। ऑन दैट बेसिस यू कैन कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अंडरस्टूड? कैसे? जैसे अब आइए वापस से इस एग्जांपल पे आइए। ये आपका पहला जो फंक्शन था, फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा था एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, अगर मुझे इसका डोमेन चाहिए कि सर इसका डोमेन क्या है, तो नॉट लाइक दैट जैसे अभी मैंने यहाँ किया था, आप हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, 1 रख रहे, 2 रख रहे, 3, ऐसे नहीं करना होता है। ये एक मशीन है और ये मशीन अगर बनाई गई है तो कहीं ना कहीं इसका डोमेन भी डिफाइन किया गया होगा पहले, यस, कि ऐसे ही डिफाइन होगा ये। सो व्हाट इज दैट? तो उसके लिए पहले मशीन को जानो तो सही, उसका नाम तो जानो कि मशीन होती क्या है, कौन सी मशीन है ये वॉशिंग मशीन है या ये एसी है या ये स्कूटर है या ये बाइक है। देन ओनली यू कैन नो अबाउट इट्स प्री डिफाइंड डोमेन। तो इसलिए सबसे पहले जब डोमेन की बात आती है तो सबसे पहले फंक्शन पता होना चाहिए कि वो कौन सा फंक्शन है, वो मशीन का नाम क्या है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज नथिंग बट, जानते हो हम बताया है आपको पहले से भी, आप पढ़ के आए, इस तरह का कोई भी फंक्शन लिखा होता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, हम अच्छे से जानते हैं इस फंक्शन को या इस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, तो यहां पर इसको रेशनल फंक्शन कहेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, राइट? इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल, जस्ट बेसिक एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। तो अगर इसका डोमेन समझना है तो पहले ये समझो कि फंक्शन कौन सा है। तो दिस इज द रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन को डिफाइन होने की एकमात्र कंडीशन होती है कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द प्री डिफाइनिंग थिंग। ये रेशनल नंबर को डिफाइन करता है। पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं वो ठीक है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट हम जानते, ये डिफाइन होने की कंडीशन हम जानते, दैट यू कैन अप्लाई डायरेक्टली एंड यू कैन गेट योर डोमेन। कि अगर हमने कहा कि ये फंक्शन का डोमेन बताओ, तो जैसे ही तुमने देखा कि सर ये तो हमारा रेशनल फंक्शन है, जस्ट अप्लाई व्हाट कि एफ एक्स इज डिफाइंड, तो तुरंत आप इस बात को लिख सकते हो कि एफ एक्स इज ओनली डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये अप्लाई करना है डायरेक्टली, यानी कि उसकी कंडीशन अप्लाई करनी डिफाइन होने की, जिसको हम प्री डिफाइंड डोमेन कह रहे हैं, वो उसकी कंडीशन है डिफाइन होने की। उसी को मैं बता रहा हूं आपको प्री डिफाइंड डोमेन होता क्या है। ये उसके डिफाइन होने की कंडीशन, कि ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। और इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x नॉट इक्वल टू 1 ये बता देता है कि x 1 नहीं होना चाहिए। ये मुझे बता रहा है कि डोमेन क्या है। इट मीन्स ये कह रहा है कि इसका डोमेन जो है वो r माइनस 1 है, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। दिस इज द मीनिंग, राइट? सिमिलरली अनदर एग्जांपल जो मैंने लिया था एफ एक्स इक्वल टू इट वाज रूट ऑफ एक्स माइनस 3। मैंने कहा इसका डोमेन, तो देखा मैंने हिट एंड ट्रायल किया था, कभी मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। क्या ऐसे करेंगे? नो, नॉट ऑल द टाइम। हाँ, कभी कभी करना पड़ सकता है, बट नॉट ऑल द टाइम लाइक दैट कि हम यहाँ हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे। नो, अब ये मशीन है, अब ये दूसरी मशीन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो एवरी इंडिविजुअल फंक्शन हैव ए डिफरेंट नेम। तो ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। Everybody know this function is here square root। ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन यहाँ पे है। और अभी हम वही फंक्शंस ले रहे हैं जिन्हें ऑलरेडी हम पहले से भी क्लास 8 से 9, 10 से लेके जिनको हम पहचानते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ओके, अभी मैं उन फंक्शंस को नहीं दिखा रहा हूँ जिनको आपने अभी सुना भी नहीं है, राइट? तो उनको कम से कम आप यहाँ पर रिलेट कर पाओगे, राइट? ओके, तो अगर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो मैं अभी हिट एंड ट्रायल कर रहा था, बट हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, इसका एक प्री डिफाइंड कंडीशन है डिफाइन होने की, प्री डिफाइंड कंडीशन है, राइट? व्हाट इज दैट? समझ सकते हो आप इसको क्या? कि ये जो आपका रेडिकेंट होता है, ये जो आपका रेडिकेंट होता है बच्चों, यानी कि रूट के अंदर जो नंबर आपकी लिखी हुई है, इसको रेडिकेंट कहते हैं। ये तभी डिफाइन होता है, हियर यू कैन राइट दैट एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन
x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो कि स्क्वायर रूट फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब उसका रेडिकेंड पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू डिफाइन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? कितना लॉजिकली हमें फंक्शन को समझना पड़ेगा। इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं हर मशीन की, हर फंक्शन की। तो पहले फंक्शन का नाम पता होना चाहिए कि वो कौन सा फंक्शन है, फिर उसके डिफाइन होने की कंडीशन पता होनी चाहिए कि वो कैसे डिफाइन होता है, वो उस पर अप्लाई करेंगे। तो जान लिया मैंने कि ये ऐसे डिफाइन होता है, लगा दिया। सो यू विल गेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आगे आपका। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और x क्या होता है, वही तो डोमेन होता है, वही तो इनपुट होता है। यानी कि ये कह रहा है कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो 3 to infinity होगा, यानी कि 3 या 3 से बड़ी कोई भी नंबर आप इसमें रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन होगा ही होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से इसका डोमेन आ गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इस लेवल पे बच्चों अपने को अप्रोच करिए, इस लेवल पे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेवल पे अप्रोच करना सीखिए। दिस इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन। फंक्शन को ऐसे समझना है, नॉट बाय द डेफिनेशन ओनली। यार डेफिनेशन तो ठीक है, आपने लिख ली, याद भी कर ली, समझ आ गया, एरो डायग्राम ये सब स्कूल वगैरह में पूछ सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें फंक्शन को एनालिटिकली समझना है कि होता क्या है, उसका डोमेन का मतलब क्या होता है। तो डोमेन का मतलब समझ में आया यहाँ पे कि डोमेन का मतलब है x की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन होता हो, x की वो रियल वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन होता हो। और डिफाइन होने का मतलब क्या है, कोई एक करेक्ट आउटपुट आता हो, कोई एक रियल आउटपुट आता हो। अगर कोई ऐसा इनपुट दिया जिसपे रियल आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट आ ही नहीं रहा है, इट मींस वो उसका डोमेन नहीं हो सकता है, वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन। ओके, ये अभी हम इनपुट की बात कर रहे हैं, आधी बात अभी हम कर रहे हैं, सिर्फ आधी, क्योंकि इनपुट है, अभी इसके आगे आएगा आउटपुट कि चलो इनपुट मिल गया। ओके, दिस इज द इनपुट। अब इनपुट मिला, उसे मशीन में इनपुट करिए, यानी कि डालिए, देन यू विल गेट द आउटपुट, यानी कि रेंज की बात करेंगे। तो पहले डोमेन्स को क्लियर करेंगे। इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब जाके आप डोमेन को क्लियर कर पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो चलिए, आप डोमेन को अगर आपने समझ लिया है, फंक्शन को भी अच्छे से समझ लिया है, तो डोमेन क्या समझा एक बार उसको नोट कर लेते हैं। तो नोट द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, कि जो एनालिटिकल डेफिनेशन है डोमेन की वो क्या है। वो नहीं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी कि सेट इज कॉल्ड द डोमेन, नो, वो तो है ही, बट एक्चुअली जब फंक्शन कोई रूल के फॉर्म में लिखा होता है बाय इक्वल टू fx, तो वहां पे डोमेन क्या होता है। सो राइट द डेफिनेशन ऑफ डोमेन अगेन। व्हाट यू अंडरस्टूड द डोमेन, कि डोमेन क्या है। डोमेन किसी गिवन फंक्शन के लिए, फॉर अ गिवन फंक्शन y इक्वल टू fx, और फंक्शन हमेशा, आज के बाद मैंने कह दिया ये इसका एनालिटिकल फॉर्म है, इस फॉर्म में ही फंक्शंस लिखे जाएंगे हमेशा, राइट? फॉर ए गिवन फंक्शन y इक्वल टू fx, the set of those real values, the set of those real values of x for which the function fx is defined completely is called the domain. Actually this is the meaning. ये मतलब है डोमेन का। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, द सेट ऑफ दोज रियल वैल्यूज ऑफ, रियल वैल्यूज क्यों कह रहा हूं, बिकॉज दिस फंक्शन इज एक्चुअली द रियल फंक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल फंक्शन। सिंपली हम फंक्शंस लिखते हैं, बट इसका पूरा नाम होता है बच्चों रियल फंक्शंस। Make it very clear. We are talking about only and only the real functions, not imaginary, not complex function, right? So the set of those real values of x for which fx is defined. This is the statement or the word to underline. कि x की वो real values जिनके लिए function define होता हो completely is called the domain of the function, right? And here you can put the example here like
अगर मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, सपोज दिस इज अ फंक्शन, और आपसे कहा इसका डोमेन क्या है, तो ये जानो, डोमेन नहीं, पहले ये जानो कि मशीन कौन सी है, यानी कि फंक्शन कौन सा है। तो फंक्शन हमारा दिखा कि रेशनल फॉर्म में है, पी वाई क्यू फॉर्म में है, तो एकमात्र कंडीशन होती है इसके डिफाइन होने की कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। न्यूमरेटर डिफाइंड है ऑलरेडी, दिख रहा हमको कि वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट। सो लिखेंगे, सो हियर एफ एक्स इज only defined when x minus 2 is not equal to 0, it means x is not equal to 2, that's all। और ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए वो बताना है। डोमेन का मतलब ये नहीं बताना कि क्या नहीं होना चाहिए, डोमेन का मतलब ये बताना होना क्या चाहिए डिफाइन होने के लिए। सो इट इंप्लाइज दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी व्हाट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, कि 2 के अलावा आप इसमें कोई भी रियल नंबर इनपुट दे सकते हो, दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन। तो इस तरह डोमेन को बच्चों समझते हैं, राइट। क्लियर हो गया आई थिंक कि फंक्शन कैसे समझा जाएगा, एनालिटिकली फंक्शन को जाना जाएगा, राइट। और डोमेन उसमें पहली और आखिरी चीज है, पूरी कैलकुलस जो है बच्चों को डोमेन पर ही बेस्ड है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आप कैलकुलस के अंदर सॉल्व करेंगे फंक्शंस को लेके, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोमेन का ही रोल होगा। डोमेन के बेस पे ही वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होंगी फर्दर जो आप आगे करने वाले, सीखने वाले, राइट। इसलिए डोमेन पे मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं कि शुरुआती चैप्टर की आपकी खराब हो जाएगी, शुरुआत ही आपकी बेकार हो जाएगी अगर आपने फंक्शन को ढंग से नहीं समझा और ये नहीं जाना कि डोमेन क्या होता है। ये 2 टर्म पे ही पूरी कैलकुलस चलती है बच्चों, डोमेन एंड रेंज। और पहली चीज जो है वो डोमेन यानी कि इनपुट, शुरुआत तो इनपुट से ही होगी, जब इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहां से आएगा, दैट्स वाई इस तरह डोमेन। तो क्या समझा कि अलग अलग फंक्शंस का एक अलग अलग कंडीशन होता है डिफाइन होने का, राइट। तो यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अब आपके मन में रेज हो रहा होगा। चलो ये तो ऐसा फंक्शन था जो ऑलरेडी हम पहले जानते हैं, रेशनल फंक्शन है या हमने स्क्वायर रूट फंक्शन लिखा, बट ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिन्हें पहले जानना जरूरी है। इससे पहले कि हम डोमेन्स के क्वेश्चंस पे जंप करें, पहले ये तो जान ले कि वो मशीन्स हैं कौन कौन सी जो मुझे मिलने वाली, जो मुझे चलानी है, जिनको मुझे रन कराना है। यानी कि वो स्टैंडर्ड फंक्शंस को अभी मैं आपसे कह दूं कि कोई फंक्शन यहाँ पे हमने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 लिखा हुआ है, राइट। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यू डोंट नो। तो मैं इसका पूछूं इसका डोमेन बताओ, डोमेन कैसे बता पाओगे, आपको इसका कुछ भी अता पता नहीं है, राइट। मैंने कहा कोई फंक्शन लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 3, इसका डोमेन बताओ, आप कहोगे सर मैं जानता ही नहीं इसको, राइट। या टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डोमेन बताओ, रेंज बताओ, यू डोंट हैव एनी आइडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ डोमेन, सबसे पहला काम यहाँ पे बच्चों क्या होगा, क्या बताया मैंने, पहले मशीन का नाम तो बताओ, यानी कि पहले फंक्शंस तो पता हो कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। जैसे ये आपका GIF होता है, अब आप जानते ही नहीं इसको GIF क्या होता है, तो जब तक इस फंक्शन को नहीं पूरी तरह जान लोगे, अंडरस्टैंड, जब तक इस मशीन को ही नहीं आप जानते होंगे कि ये वॉशिंग मशीन है या ये AC है या फ्रिज है, आप कैसे बताओगे उसका इनपुट क्या है, राइट। तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर स्टैंडर्ड डोमेन एंड रेंज, कि उनके जो ऑथेंटिक प्री डिफाइंड डोमेन है वो क्या होते, वो और उनके रेंज क्या होते, तभी उन पर बने हुए फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस के डोमेन और रेंज आप बता पाएंगे। सुना मैंने क्या बोला कि पहले स्टैंडर्ड फंक्शन यानी कि स्टैंडर्ड मशीन पहले पता होनी चाहिए, फिर उस पर बने हुए जो फंक्शंस हैं उनके डोमेन रेंज आप बता पाओगे। उसके लिए पहले स्टैंडर्ड डोमेन तो पता हो, राइट। क्लियर हुआ। तो इट मींस क्या होने वाला, तो अब हम जो हमारे कैलकुलस के अंदर स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं बहुत सारे, उनकी पहले नॉलेज होनी चाहिए। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द स्टैंडर्ड फंक्शंस। इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, उनका पूरा कंप्लीट एंड कंक्रीट एनालिसिस जब तक आपके पास नहीं होगा, राइट। उनका नेम क्या है, उनका वो दिखते कैसे, उनका फॉर्म क्या है, उनका ग्राफ कैसा बनता है, और उनका स्टैंडर्ड डोमेन क्या है जिस पर वो डिफाइन होते हैं खुद, और उनका रेंज क्या है, ये सारी चीजें जब तक आपके पास नहीं होंगी तब तक हम उनके क्वेश्चंस के डोमेन या रेंज की बात नहीं कर सकते। ओके, सो वी विल स्टार्ट द स्टैंडर्ड फंक्शंस।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप कि फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सर वो कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनके स्टैंडर्ड डोमेन क्या है, उनके स्टैंडर्ड रेंजेस क्या होते हैं। देन ओनली वी कैन कम टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेन एंड रेंज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे स्टैंडर्ड फंक्शंस की। थैंक यू बच्चों।